प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CaO है व जल जिसका रासायनिक सूत्र H2O है, इनकी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब पानी H2O के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनता है। रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, CaO जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो CaOH2 बनता है व ऊर्जा निकलती है। यह प्रतिक्रिया ऊर्जा उत्सर्जन के साथ होती है, यानी इसमें गर्माहट निकलती है, इसलिए ऊर्जा वर्धक अभिक्रिया कहते हैं। हमारा आंसर होगा ऊर्जा अभिक्रिया अभिक्रिया। प्रश्न, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? आंसर है लोहा। कारण है, विद्युत चुंबक में मुख्य रूप से कोर का काम चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना होता है। इसके लिए वह सामग्री चाहिए जो अच्छा चुंबकत्व रखती हो। तांबा गैर चुंबकीय होता है, एल्यूमिनियम बहुत कमजोर चुंबकीय गुण वाला होता है और प्लास्टिक गैर चुंबकीय होता है। लोहा बहुत अच्छा चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है, इसलिए हमारा आंसर लोहा है। प्रश्न, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पादक बनाता है। आंसर है लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है व जल बनता है। प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। आंसर है मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर इसका उल्टा करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा एमीटर व गैल्वेनोमीटर केवल विद्युत धारा मापने के यंत्र हैं। प्रश्न, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। आंसर है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। कारण है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक इस बात पर निर्भर करता है कि उस माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम होती है और यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के साथ बदलता है। यानी अलग अलग रंगों तरंग दैर्ध्यों के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग होता है। जैसे कि बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक लाल प्रकाश से अधिक होता है। यह प्रश्न रिक्त स्थान वाले हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा आंसर रहेगा अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन आदि, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इनको मेडुला नियंत्रित करता है। प्रश्न, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां क्वेश्चन मार्क की दिशा में मुड़ती हैं, या फिर उंगलियां किस दिशा में मुड़ती हैं? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ती हैं, तो हमारा आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। मछलियों के हृदय में क्वेश्चन मार्क कितने कक्ष होते हैं? आंसर है मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन मार्क, आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है वह है परितारिका। परितारिका वह भाग है जो रंग प्रदान करता है। प्रश्न है, किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है? आंसर पर्यावरणीय तंत्र। पर्यावरणीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रश्न, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर है H2 हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित कथनों के सही गलत लिखिए। पहला कथन है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें संवेदी और मोटर न्यूरॉन शामिल होते हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं। प्रश्न, अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला कथन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है।
यह कथन सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हो ना नष्ट। अगला कथन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। यह कथन गलत है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की गति बदलती है। यदि गति समान रहे तो अपवर्तन नहीं होता। अगला कथन, सभी धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। यह कथन गलत है। कारण, अधिकांश धातुएं लचीली होती हैं लेकिन सभी नहीं। जैसे कि उदाहरण, पारा द्रव है, तार नहीं बनाया जा सकता। पारा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसे तार नहीं बनाया जा सकता। अगला कथन, मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं। यह कथन सही है। रॉड कोशिकाएं धुंधले प्रकाश में देखने के लिए व कोन कोशिकाएं रंगीन दृष्टि देखने के लिए होती हैं। अगला दिया है सही जोड़ी। प्रबल अम्ल, HCl एक प्रबल अम्ल है। दूसरा, सेरिबेलम अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में जो सेरिबेलम पाया जाता है वह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। DNA एक जीन है। मेंडल को आनुवंशिकता के नियम, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। AQ प्रतीक वाला पदार्थ पानी में घुल जाता है। यानी किसी पदार्थ के रासायनिक सूत्र में AQ लगा है पीछे, इसका अर्थात है वह पदार्थ पानी में घुल जाता है। प्रश्न है, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। आंसर, दो धातुएं जिनका गलनांक कम होता है, जैसे पारा और गैलियम। पारा और गैलियम का गलनांक कम होता है। प्रश्न, किसी छड़ के चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। एक छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। आंसर यही रहेगा। प्रश्न, मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है 120/80 mmHg। mmHg को हिंदी में पारे के मिलीमीटर कहते हैं। प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषकृत है। आंसर है सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशिष्ट है, सेरिबेलम। प्रश्न, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। आंसर है अवतल लेंस। इसके अलावा दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है। एथीन का रासायनिक सूत्र है C2H4। प्रश्न है, एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। सबसे पहले हम जानेंगे संरचना और डॉट संरचना में अंतर। संरचना, यह उस अणु में परमाणुओं के आपसी बंधन को रेखाओं द्वारा दिखाती है। हर रेखा एक सहसंयोजक बंध को दर्शाती है। उदाहरण के लिए जैसे मीथेन, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो रेखा दिख रही है यह संयोजक बंध को दर्शाती है। इसके बाद हम जानेंगे डॉट संरचना। यह संरचना बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं द्वारा दर्शाती है। उदाहरण के लिए जैसे मीथेन, यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर जो बिंदु दिख रही है यह बिंदु इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। यह बताता है कि प्रत्येक हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। जैसे कि एथेन का रासायनिक सूत्र है C2H6। इसमें इसकी संरचनाएं भी दी हुई हैं। एथीन में 2 कार्बन व 6 हाइड्रोजन होते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 संयोजक बंध बनाता है। प्रत्येक हाइड्रोजन एक संयोजक बंध बनाता है और सभी परमाणुओं का संयोजक आवरण पूरा होता है। कार्बन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुएट। प्रश्न, निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ आरेखों में उपयोग किए जाते हैं। पहला है बैटरी, दूसरा है लैन। बैटरी, जिसमें लंबी रेखा धनात्मक ध्रुव, छोटी रेखा ऋणात्मक ध्रुव।
दूसरा प्रतिरोध या लेना, यह सर्किट में प्रतिरोध को दर्शाता है। अगला प्रश्न, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? कारण है, जब तारा से आने वाली रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो हवा की लगातार हलचल और तापमान में अंतर प्रकाश के मार्ग को बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? कारण है, सूर्य की रोशनी में सभी रंग होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वायु के अणु और छोटे कण नीली रोशनी को अधिक विकसित करते हैं। नीली रोशनी अधिक बिखरने के कारण हमारे आँखों को प्रकाश नीला कर देती है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न, ब्रायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादन करती हैं? ब्रायोफाइटस जैसे मॉस की पत्तियां शारीरिक भागों के माध्यम से नए पौधे बनाने में सक्षम होती हैं। यह प्रक्रिया वेजेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। प्रक्रिया, पत्तियों पर छोटे छोटे स्फेरिटी या ब्रोडकाय बन जाते हैं। ये भाग पत्तियों से अलग होकर जमीन पर गिरते हैं। उपयुक्त नमी और परिस्थितियों में ये भाग बढ़कर नई मॉस कॉलोनी का निर्माण करते हैं। उदाहरण, मॉस की पत्तियां। प्रश्न, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। आंसर, अमीबा में द्विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। यह असंक्रमित रूप से प्रजनन करता है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। इसमें पहला पार्ट कोशिका का बढ़ना। अमीबा की कोशिका पहले बड़ा आकार लेती है। दूसरा, नाभिक का विभाजन। अमीबा एक एकल नाभिक दो भागों में विभाजित हो जाता है। तीसरा, साइटोप्लाज्मा का विभाजन। कोशिका का सारा साइटोप्लाज्मा दो हिस्से में बढ़ जाता है। चौथा स्टेप, नए अमीबा का निर्माण। परिणाम स्वरूप दो समान आकार और समान संरचना वाले अमीबा बनते हैं। सरल शब्दों में, एक अमीबा में दो बदल जाता है। प्रश्न, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा बाहर निकलती है, आसपास के वातावरण को गर्म करती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊर्जा अंदर जाती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान पर असर, मिश्रण का तापमान बढ़ता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में मिश्रण का तापमान घटता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड। जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वह ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है ईंधन का जलना, अमोनियम क्लोराइड प्लस पानी में घुलना, प्रकाश संश्लेषण। सरल शब्दों में, ऊष्माक्षेपी ऊर्जा छोड़ती है, वह ऊष्माशोषी ऊर्जा लेती है। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है 2Mg + O2 = 2MgO। अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, तांबा ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा + H2O यानी जल बनाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं, इसलिए इन्हें रेड क्रॉस अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेंडल का पृथक्करण नियम। परिभाषा, मेंडल का पृथक्करण नियम कहता है कि किसी लक्षण के लिए जोड़ों में उपस्थित कारक जीन युग्मक बनने के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्म में केवल एक ही कारक जाता है। आनुवंशिकता का आधार बताता है। यह नियम बताता है कि लक्षण माता पिता से संतानों तक कैसे पहुँचते हैं। दूसरा, शुद्धता का सिद्धांत। प्रत्येक युग्मक में केवल एक जीन रहता है, जिससे अगली पीढ़ी में लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है। थर्ड, वंशागति के अध्ययन में सहायक। यह नियम वैज्ञानिकों को आनुवंशिक लक्षणों के संरचना को समझने में मदद करता है। चौथा, आधुनिक आनुवंशिकी की नींव। इस नियम ने जीन, एलील और वंशानुक्रम की अवधारणा को जन्म। प्रश्न है, मेंडल के प्रभुत्व के नियम को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। जब किसी लक्षण के लिए दो विपरीत गुणों वाले शुद्ध अभिभावक को संकरण किया जाता है तो संतान F1 पीढ़ी में केवल एक ही गुण प्रकट होता है।
वह गुण प्रभुत्वशाली कहलाता है और जो गुण दब जाता है वह अप्रभुत्व कहलाता है। मेडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। उसने लंबे पौधे को टीटी और बौने पौधे को स्मॉल टीटी को क्रॉस किया। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे टीटी बने। यह इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटल टी लंबाई का जीन प्रभुत्वशाली, स्मॉल टी बौनेपन का जीन अप्रभुत्व। प्रश्न, हृदय के 2 कपाटों के नाम बताइए, उनके एक एक कार्य लिखिए। त्रिकपाट वाल्व, स्थान दाएं एट्रियम और दाएं वेट्रियम के बीच। इसके कार्य हैं, रक्त को दाएं एट्रियम से दाएं वेट्रियम ले जाता है। वेट्रियम को सिकुड़ने पर रक्त को वापस एट्रियम में जाने से रोकता है। दूसरा है बाइकोपाट या त्रिमल वाल्व, इस स्थान बाएं एट्रियम और बाएं वेट्रियम के बीच। इसके कार्य है, रक्त को बाएं एट्रियम से बाएं वेट्रियम में जाने देता है। वह वेट्रियम के सिकुड़ने पर रक्त को एट्रियम में वापस आने से रोकता है। यह है प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक उदाहरण दीजिए। प्रतिवर्ती चाप एक ऐसा दबाव होता है जो समय के साथ साथ बार बार बढ़ता और घटता है, यानी यह 2 दिशाओं में परिवर्तनशील होता है। रक्तचाप हृदय के पंप करने पर बढ़ता और आराम के समय घटता है। ध्वनि तरंगों में वायु का दबाव, ध्वनि पैदा होने पर हवा में दबाव बार बार बदलता है। प्रश्न, मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका समझाइए। न्यूरॉन्स मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। भूमिका, संदेश का संचरण। न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संकेत भेजते और प्राप्त करते हैं। उदाहरण, हाथ गर्म वस्तु को छूते ही तुरंत पीछे हटाना। दूसरा, संग्रह और प्रसंस्करण। मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन संकेतों को जोड़कर निर्णय लेते हैं। उदाहरण, दर्द महसूस होने पर प्रतिक्रिया तय करना। तीसरा, संज्ञा और स्मृति। विशेष न्यूरॉन्स हमारी संवेदनाएं और याददाश्त में मदद करते हैं। उदाहरण, आँखों से देखने की जानकारी मस्तिष्क तक पहुँचाना। चौथा, संगठन और नियंत्रण। शरीर की मांसपेशियों और अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। यह सभी न्यूरॉन्स के कार्य हैं। प्रश्न, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। पानी का अपवर्तनांक लिखिए। आंसर, अपवर्तनांक किसी माध्यम से प्रकाश की गति की तुलना वॉल्यूम में प्रकाश की गति से बताता है, यानी यह बताता है कि प्रकाश किसी माध्यम में कितनी धीमी गति से गुजरता है। सूत्र है n बराबर c/v। n बराबर अपवर्तनांक, n बराबर निर्वात में प्रकाश की गति, v बराबर पदार्थ में प्रकाश की गति। पानी का अपवर्तनांक लगभग L.33 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। पहला है जंग, दूसरा तन्यता, तीसरा है एनोडायनिक। पहला जंग। परिभाषा, लोहे और उसकी मिश्र धातुओं का ऑक्सीजन और पानी के प्रभाव से धीरे धीरे ऑक्साइड में बदलना। विशेषताएं, जैसे रासायनिक प्रक्रिया भी है इसकी। आयरन, ऑक्सीजन, जल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। लोहे की परत पर लाल भूरा चिपचिपा पदार्थ बनता है। इसे रोकने के लिए पेंट, तेल या अन्य संरक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। दूसरा है तन्यता। किसी वस्तु की वह क्षमता जिससे वह खींचने या टूटने या लंबाई बढ़ने से पहले बल झेल सके, वह तन्यता है। विशेषताएं, यह भौतिक गुण है।